प्रिय विद्यार्थियों, तो हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में चर्चा करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है, ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ली गई। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों से तात्पर्य ये है कि राज्य को किन लक्ष्यों की ओर बढ़ना है, किन अधिकारों को की उपलब्धता नागरिकों के लिए सुनिश्चित करनी है और किन परिस्थितियों में किस प्रकार के नीति आदर्श वगैरह अपनाने हैं, किन चीजों का पालन करना है, किस आदर्श को सामने रख के अपने आचरण को विनियमित करना है। हमारे संविधान में मूल रूप से दो प्रकार के अधिकारों की व्यवस्था की गई है। एक तो वे जो विधि द्वारा संरक्षित है और दूसरे वे जो विधि द्वारा संरक्षित नहीं है। विधि से संरक्षित होने का तात्पर्य यह है कि किन अधिकारों की प्राप्ति के लिए नागरिक न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं और किन अधिकारों की प्राप्ति के लिए नागरिक न्यायपालिका के संरक्षण नहीं ले सकते। जिन अधिकारों की प्राप्ति के लिए नागरिक न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं, उन अधिकारों को हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के रूप में शामिल किया गया है। और जिन अधिकारों की प्राप्ति के लिए नागरिक न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकते, उनको संविधान के भाग 4 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जो मूल अधिकार हैं, उनकी प्रकृति सामान्यतः राज्य के आचरण पर निर्बंधन लगाती है कि राज्य को क्या नहीं करना है। उनकी प्रकृति इस रूप में देखें तो नकारात्मक है, परंतु जो राज्य नीति के जो निर्देशक तत्व हैं, उनमें ये सुझाव दिया गया है मुख्य रूप से कि राज्य को ये करना है, ये करना है, ये करना है। इस रूप में राज्य को क्या करना है उस बारे में सकारात्मक निर्देश दिए गए हैं। जो इनकी मूल राज्य नीति के जो निर्देशक तत्व है, वो अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। अनुच्छेद 36 है, उसके अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य की परिभाषा दी गई है। उसमें यह कहा गया है कि इस भाग के लिए भी राज्य की परिभाषा वही रहेगी जो भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा है। भाग 3 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, उसके अंतर्गत स्थानीय निकाय, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सभी जो राज्य के अंग हैं, उन सभी को राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। सभी प्रकार के प्राधिकारों को राज्य के अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर जो अनुच्छेद 37 है नीति भाग 4 का, वो ये कहता है कि इन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कोई नागरिक न्यायपालिका की शरण नहीं ले सकता। ये अधिकार विधि के द्वारा इन अधिकारों को लागू नहीं किया जा सकता। ये राज्य की स्वयं की संसाधनों और इच्छा पर निर्भर है कि वो कब ये अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करें। अनुच्छेद 38 है, वह ये कहता है कि राज्य द्वारा ये प्रयास किया जाएगा इस सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के सभी आयामों में राज्य इस प्रकार के सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करेगा जिससे सभी नागरिकों का कल्याण संभव हो। इसी के साथ इसमें जो दूसरा तत्व है, दूसरा अनुच्छेद 38 का जो दूसरा भाग है, उसमें यह कहा गया है कि राज्य को जो आय की जो असमानता है उनको कम करना है। उसको जो आय के साथ साथ जो जीवन स्तर की जो असमानता है उनको भी कम करना है। उनको जो नागरिकों के मध्य सुविधाओं और अवसरों की जो असमानता है उसको भी कम करना है। ये ना केवल व्यक्तियों के बीच में ऐसा कम करना है, अपितु जो व्यक्तियों के समूह है, वर्ग है, समुदाय है, उनके बीच में भी जो आय स्तर और अवसर की जो असमानता है उनको कम करना राज्य का कर्तव्य है। राज्य इस ओर प्रयास करे। इसके साथ साथ देश के जो विभिन्न भाग हैं, उनमें भी जो आय संबंधी जो असमानता है, जीवन स्तर संबंधी असमानता है, उनको भी कम करना राज्य का कर्तव्य दर्शाया गया है।
फिर अनुच्छेद 39 है, आर्टिकल 39, जिसमें राज्य जो आर्टिकल 39 का ए है, आर्टिकल 39A है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि नागरिकों में जिनमें महिला और पुरुष दोनों शामिल है के लिए राज्य द्वारा पर्याप्त रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का प्रयास किया जाएगा। सभी नागरिकों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध करवाना इसमें राज्य का कर्तव्य दर्शाया गया है। राज्य से यह आशा अपेक्षा की गई है कि वो इस और प्रयास करेगा। जैसे इसको हम देख सकते हैं कि अभी काफी समय से हमारे देश में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चल रही है, जिसके अंतर्गत सभी सक्षम व्यक्तियों को उनकी कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई है। इसके साथ ही इसमें जो आर्टिकल 39B है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि समाज के जो भौतिक संसाधन है उनका वितरण इस प्रकार से होना चाहिए कि जिससे पूरे समुदाय का अधिकतम कल्याण हो। इसके साथ ही राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि वह ये ध्यान रखेगा कि अर्थतंत्र का इस प्रकार से संचालन हो कि आय का संकेंद्र ना हो, यानी कुछ लोगों के पास अधिक धन एकत्रित ना हो और ऐसा ना हो कि बाकी सारे लोग पूरी तरह से वंचित हो जाए। तो आर्टिकल 39D है या अनुच्छेद 39B है, उसके अंतर्गत महिला और पुरुषों दोनों के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाए जाने की राज्य से अपेक्षा की गई है। जो आर्टिकल 39E है, उसके अंतर्गत राज्य से यह अपेक्षा की गई है कि राज्य ये ध्यान रखें कि महिला, पुरुष और बच्चों, उन तीनों का इस प्रकार से शोषण ना हो कि उनके शरीर और मन, उनका मानसिक और शारीरिक रूप से उनको हानि पहुंचे, उनके शरीर, मन वगैरह, उनके शरीर और मन का शोषण ना हो। उनको इस प्रकार के रोजगारों में न लगाया जाए जिससे उनकी जो शारीरिक सुरक्षा है या मानसिक सुरक्षा है वो खतरे में पड़े। विशेषकर राज्य ये ध्यान रखेगा कि बालकों की जो कोमल या सुकुमार अवस्था है उसका शोषण ना किया जाए, उनको पर्याप्त रूप से अपने विकास के अवसर उपलब्ध हैं। जो अनुच्छेद 39F है, उसके अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि बालकों और किशोरों को उनके विकास के लिए सभी अवसर उपलब्ध करवाए जाए और उनका किसी भी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और उनका परित्याग ना हो किसी भी अवस्था में। ऐसा ना हो कि उनके कोई भी संरक्षक अभिभावक ना रहे। अगर ऐसी स्थिति हो तो राज्य स्वयं प्रयास करके उनको अपने संरक्षण में ले। हमारे संविधान में जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसके द्वारा एक और अनुच्छेद 39 या 39 क जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत